मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स। आज की क्लास में आप देखेंगे जो फर्स्ट क्लास मैनेजर वेंटिलेशन की जो सब्जेक्ट की जो एग्जामिनेशन हुई थी उसके क्वेश्चन पेपर को, जो कि मैं 2015 की जो क्वेश्चन पेपर है उसके सॉल्यूशन को कुछ चेंज अप करके के आपके सामने ले आया हूं। तो इसको आप कह सकते हैं एफएमसी, जो कि वेंटिलेशन सब्जेक्ट की है, जो कि कल मैं क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 10 तक का वीडियो को अपलोड कर दिया था। आज क्वेश्चन 11 टू 20 तक के क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं, जिसमें कि आपको नाइट्रोजन फ्लशिंग से रिलेटेड है। हवा अगर आप जो ब्रीद कर रहे हैं उसमें से ऑक्सीजन जो हमारी लंग्स कंज्यूम करती है और फिर एग्जॉल करती है CO2, तो उस पर न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न पूछी गई है। तो इस तरह से 10 क्वेश्चंस जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं और उसके सॉल्यूशन को रेफरेंस में दे करके स्क्रीन पर साथ ही बोर्ड पर एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए, मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ये नई चैनल है। पिछली चैनल जो थी मिश्रा सर माइनिंग क्लास, उसको इसके जगह पर मैं नई चैनल इस वर्ष इस महीने में खोला हूं, मिश्रा सर 03। तो मिश्रा सर 03 को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करके उनको भी मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। बेल आइकन दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप एग्जामिनेशन को पास करके दिखाएं, सर्टिफिकेट गेन करके दिखाएं, प्रमोशन पास करके दिखाएं, या अपने जॉब को तलाश में हैं तो जॉब को पाकर अपनी लाइफ को एस्टेब्लिश कर सकें फ्रेंड्स। तो मैं ये शेयर कर चुका हूं, मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिएगा। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर थे, जिसमें कह रहा था गैस क्रोमेटोग्राफी सेपरेट एंड एनालाइज कंपोनेंट्स ऑफ गैस मिक्सचर बाय, मतलब कि गैस क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो सेपरेट करती है और एनालाइज करती है जो गैस मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट होती है उसको। जब हम लोग एयर सैंपल लेते हैं खदान के अंदर का और ये चाहते हैं कि वो तुरंत उसके अंदर कौन सी गैस, मीथेन गैस कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, CO गैस कितनी है, क्विक सैंपल का एनालिसिस हो जाए, खासकर रेस्क्यू रिकवरी के दौरान जब हमको सील्ड ऑफ एरिया को रीओपन करना रहता है, तब उस समय हम लोग फील्ड लेबोरेटरी ये गैस क्रोमेटोग्राफी एस्टेब्लिश करके क्विक सैंपल का एनालिसिस करते हैं। तो उसमें एनालाइज करते हैं या फिर जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। जैसे हवा से आप ऑक्सीजन को सेपरेट करना या कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट करना, तो यहां पर ओ बाई किसके द्वारा करते हैं, तो ये मोलिकुलर स्पेसिस आप कल टेक लगा चुके थे कि मोलिकुलर स्पेसिस के द्वारा ही, एब्जॉर्बेंट के द्वारा नहीं, बॉइलिंग वाटर के द्वारा नहीं, कैटलिस्ट के द्वारा नहीं। तो आंसर 2 को आपने टिक लगा चुका था। अब इसकी जो मोलिकुलर स्पेसिस होती है इसके संबंध में मैं अगर थोड़ा सा बैक पेज पर चले जाऊं तो यहां पर मोलिकुलर स्पेसिस क्या होती है, जिसमें मैं पेज नंबर 34 ऑन मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल जो है उस पर मैं अगर आ जाऊं, जो कि सिलेबस है मिश्रा सर जो 03 का सिलेबस है वेंटिलेशन सब्जेक्ट का, उसकी सिलेबस पर अगर मैं आ जाऊं, यहाँ पर मैं भी डाल देता हूं जो कि भी के सिलेबस का ये पॉइंट है। तो भी सिलेबस को मैं शेयर करता हूं। ये वेंटिलेशन सिलेबस है जिसकी पेज नंबर 34 पर मेरे को जाना है। तो ये मैं आ गया वेंटिलेशन सिलेबस पर और 34 पेज पर आनी है, तो ये मैं 34 पेज पर आ गया। और यहाँ पर जो है आपको मैं दिखाता हूँ जो कि क्या पूछी गई है, इन गैस क्रोमेटोग्राफी, मैं स्लाइड शो के तहत इसको बड़ा कर देता हूँ। मोलिकुलर स्पेसिस का मतलब समझने का प्रयास कीजिए। ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए। मोलिकुलर स्पेसिस इन गैस क्रोमेटोग्राफी, इन गैस क्रोमेटोग्राफी ए मोलिकुलर स्पेसिस रिफर्स टू ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोलिक्यूल like a distinct chemical compound that is present in the sample being analyzed। तो सैंपल में जो मौजूद रहती है, हवा की सैंपल जो खदान के अंदर लिए रहते हैं उसके अंदर जो मौजूद रहती है केमिकल कंपाउंड, जो स्पष्ट रहती है केमिकल कंपाउंड के रूप में, चाहे O2 हो, चाहे CO2 हो, चाहे CH4 हो, चाहे C2H6 हो, वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोलिक्यूल
को रिफर की जाती है, तो CH4 को रिफर करें या C2H6 को रिफर करें या CO को रिफर करें, तो ये मोलिकुलर स्पीसीज मतलब कि उसके अंदर का कंपोनेंट। अब ये व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, एग्जांपल इसमें बताई गई है, हाउ इट वर्क्स, डिटेक्शन, इसकी प्रोसीजर जो है हम लोग अपने क्लास के सिलेबस में चर्चा करेंगे। तो मैं यहाँ पर फिर से उसको जो क्वेश्चंस थी 10 नंबर का उसको शेयर करता हूं जिस पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। तो ये आप जान गए 10 नंबर का क्वेश्चन। और मैं कल जैसे बताया था कि 9 अप्रैल 2025 से 23 अप्रैल 2025 के बीच में मिश्रा सर माइनिंग क्लास जो पुरानी यूट्यूब चैनल है उस पर आपकी वेंटिलेशन की स्पेशल क्लास चालू होने वाली है, ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिखाई दे रही है 9308063015 पे। और ये रेगुलर क्लासेस चल रही है जो कि सुबह शाम डिफरेंट सब्जेक्ट के चल रहे हैं, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लास के बाद आपको वीडियो भी अवेलेबल की जाती है आपके व्हाट्सएप पर। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। यहां पर मैं स्लाइड्सों के तहत बड़ा कर देता हूं, मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए। क्या कह रहा है, FMC 2015 वेंटिलेशन, जिसमें 11 नंबर क्वेश्चन कह रही है व्हाई नाइट्रोजन फ्लशिंग इज डन इन माइंस। माइंस में क्यों नाइट्रोजन फ्लशिंग की जाती है। ऑप्शन 1 कह रहा है टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, 2 कह रहा है रिमूव CO फ्रॉम सील्ड ऑफ एरिया, 3 कह रहा है टू रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एरिया, 4 कह रहा है टू इंप्रूव वेंटिलेशन ऑफ माइन, 5 कह रहा है टू क्लियर ब्लास्टिंग फ्यूम्स फ्रॉम द फेस। तो यहां पर जो रेफरेंस मैं पेज 116 ऑन मिश्रा सर 03 भी सिलेबस की बात किया हूं, तो वहां पर तो हम लोग जाएंगे ही, देखेंगे ही। लेकिन जो नाइट्रोजन फ्लशिंग होती है जब खदान में माइंस में आग लग जाती है या ओपन कास्ट हो चाहे अंडरग्राउंड हो, तो उस आग को कंट्रोल करने के लिए, डील करने के लिए, क्वेंच करने के लिए हम लोग नाइट्रोजन का फ्लशिंग करते हैं। और वो नाइट्रोजन का फ्लशिंग पाइप के साथ जो लगी हुई नोजल रहती है उसके साथ करते हैं। और ये जो पाइप होती है या तो वो पंप ट्रक में भर के रखे हों या सिलेंडर में भर के रखे हों या नाइट्रोजन प्लांट में स्थापित जो सरफेस पर रहती है वहां से पाइप द्वारा आप सप्लाई करके लेके आते हैं। तो ये नाइट्रोजन जब आग के ऊपर चारों तरफ से आवरण बना देती है तो वहां पर ऑक्सीजन का परसेंटेज आग के कांटेक्ट में नहीं आ पाता, ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो जाता है, जिससे धीरे धीरे आग जो है बुझ जाती है। वैसे कूलिंग पॉइंट भी इसकी बहुत अच्छी रहती है जब लिक्विड नाइट्रोजन को कंप्रेस करके सिलेंडर में पैक किया जाता है। तो यहां पर आप आंसर दे सकते हैं टू रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एरिया, आंसर नंबर 3। और इसका जो 116 पेज में है हम लोग क्लासेस के दौरान डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन फ्लशिंग प्लांट के संबंध में, सर्किट डायग्राम के साथ, फेस पर कैसे अंडरग्राउंड में उसको यूज की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, अगर आप मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए ताकि हर दिन का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को पक्का कर सकें। देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FLP। FLP का फुल फॉर्म का क्या होता है, जहां तक है सभी कैंडिडेट जानते होंगे, माइनिंग सरदार ओवरमैन को अगर छोड़ दिया जाए तो FL का साथ में एक साथ फुल फॉर्म आपको बतानी होगी, फ्लेम जो कि होता है, और P मतलब प्रूफ, तो ये फ्लेम प्रूफ ही होता है, जो ऑप्शन 2 को आप टिक लगाएंगे। यहां पर पेज नंबर 31 ऑन मिश्रा सर 03 M2 यानी मशीनरी, जो सिलेबस 2 नंबर है मिश्रा सर का, उस पर जो है इसकी चर्चा की गई है। अगर मैं उसको शेयर कर दूं तो वहां पर जो है आपको दिखाई देगी क्या चीज की, जैसे कि मैं मशीनरी का सिलेबस 2 नंबर यहां देखिए CER, मैं यहां पर रेफरेंस के साथ जो सिलेबस मशीनरी की है उसको शेयर किया हूं। तो FLP के बारे में बताऊं, CEAR 2023 का डेफिनेशन जो यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2023 में जो पब्लिश हुई अपना कानून, उसके तहत जो डेफिनेशन 2 है जिसका ZD है, कहता है फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर मतलब कवच means an enclosure in which the parts which can ignite an explosive atmosphere are placed and which can withstand the pressure developed during an internal explosion of an explosive mixture and which prevent the spread of explosion to the explosive atmosphere surrounding the enclosure।
तो कहने का मतलब कि फ्लेम प्रूफ जो होती है कवच कवच होती है, जैसे कि गांधारी माता जो होती हैं, जब अपने दुर्योधन को जब खुले आंख से देखती हैं तो उसकी शरीर वज्र की हो जाती है और भीम उसके ऊपर वार करते हैं लड़ाई के दौरान तो पूरा टन टन का आवाज आता है। ठीक उसी तरीके से ये जो फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर है उसके अंदर की जो सर्किट होती है वो पूरी इस कवच के अंदर समाहित होती है, और अगर उसके अंदर में विस्फोट भी होता है तो उसके झटके को उसका कवच बड़ा आसानी से सहन कर लेता है, और साथ ही जो है जो स्मोक और फ्यूम्स जो निकलती है वो इतनी ठंडी होकर के उसके गैप के बीच में जो निकलती है वो इतनी ठंडी होकर बाहर निकलती है कि आसपास के जो वातावरण में है उसमें मीथेन में एक्सप्लोजन नहीं करा पाता। तो यहाँ पे फ्लेम प्रूफनेस कैसे अचीव की जाती है, जैसे कि मैं गेट इन बॉक्स का आपके सामने पिक्चर दिखाया या मोटर का दिखाया या जनरेटर का या अन्य कोई मशीन जो अंडरग्राउंड में यूज की जाती है। तो जो फ्लेंज होती है, फ्लेंज कहने का मतलब दो पार्ट, एक पार्ट ए है दूसरा पार्ट ए है, तो ये एक दूसरे पार्ट को हम लोग बोल्ट से जोड़ते हैं। क्या चीज से जोड़ते हैं? नट और बोल्ट से जोड़ते हैं। तो ये जो नट और बोल्ट से जोड़ने की जो प्रक्रिया है जिसके बीच में इस तरीके से इसको मेंटेन की जाती है, ये गैप को जब हम लोग एयर ब्रेक इक्विपमेंट गैप जो मेंटेन की जाती है एयर ब्रेक के लिए ये मेंटेन की जाती है 0.5 mm। तो यानी कि 1 mm जो एक सरसों के दाने के बराबर 1 mm अगर देख रहे हैं तो उसको आधा कर दीजिए तो आधा mm कह सकते हैं, हाफ mm एयर ब्रेक इक्विपमेंट के लिए होती है। तो याद रखेंगे एयर ब्रेक वाला जो इक्विपमेंट होगा बिजली का वो आधा mm गैप मेंटेन करनी है, उससे अधिक नहीं। और जब हम लोग ऑयल ब्रेक इक्विपमेंट की बात करते हैं, ये पूछता है एग्जामिनेशन में, सभी एग्जामिनेशन में, चाहे माइनिंग सरदार का हो, चाहे ओवरमैन का हो, चाहे सेकंड क्लास लेजिस्लेशन वेंटिलेशन मशीनरी, तो ऑयल ब्रेक इक्विपमेंट के लिए आपका जो गैप होगी वो 0.15 mm से अधिक नहीं होगी। तो ये जो गैप है जब दो पार्ट्स को ज्वाइंट करते हैं नट बोल्ट से टाइट करते हैं तो उसके बीच के गैप को इतनी मेंटेन की जाती है ताकि अंदर का जो एक्सप्लोजन से निकला हुआ धुआं धूल है वो गर्म हो रहती है, जो बाहर निकलने पर इस गैप से जब निकलती है तो ठंडी होकर के बाहर निकलती है, और इसी से अचीव की जाती है फ्लेम प्रूफनेस। तो जिसके संबंध में डीजीएमएस सर्कुलर में इस बताई गई है, CEAR 2023-2010 के रेगुलेशंस में बताई गई है। तो हम लोग यहां पर देख लिए, और इस संबंध में जो CEAR का 2010 का 110 नंबर रेगुलेशन है जिसको फ्लेम प्रूफ इक्विपमेंट कहां पर बैठाई जानी चाहिए उस पर भी प्रश्न पूछता है, तो उस पर भी ध्यान देना होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यहां पर मैं मशीनरी सब्जेक्ट की है जो मैं ओपन किया हूं, फिर से मैं शेयर करता हूं क्या चीज़ को, जो अपन लोग वेंटिलेशन 2015 की जो क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये स्लाइड शो के तहत पहले तो मैं बड़ा कर दूं, यहां पर आपको 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुकी है, ऑप्शन 2 को आप टिक लगाएंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर अपना, ये जो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चल रही है उसकी डिटेल है। आते हैं यहां पर 13 नंबर, ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर इज यूज्ड फॉर। तो जब जैसे ही हम लोग बात करते हैं ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर की, तो ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर नाम सुनते ही आपके दिमाग में दौड़नी चाहिए क्या चीज? रेगुलेशन नंबर 143 का सब रेगुलेशन नंबर 2, जिसमें परमिसिबल लिमिट ऑफ द डस्ट कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर की बात की गई है, जिसमें 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। आखिर इसकी जांच करेंगे तो करेंगे कैसे? इसकी जांच हम लोग ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर जो कि फिक्स्ड पॉइंट सैंपलिंग होती है उसकी सहायता से की जाती है, जिसका पिक्चर मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। और एक पर्सनल डस्ट सैंपलर होती है जो कि ऑपरेटर या माइनिंग सरदार के गले में लटका दी जाती है और उसके द्वारा मेजर की जाती है। तो इसकी बाकी डिटेल्स हम लोग क्लासेस के दौरान डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी अपन लोग ये प्रश्न की बात कर लेते हैं जिसकी आंसर यहां पर ऑप्शन के तहत हमको देनी होगी। ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर यूज्ड फॉर 1 मेजरिंग ग्रेविटेशनल फोर्स, 2 नंबर एयर सैंपलिंग, 3 नंबर रिमूविंग डस्ट फ्रॉम एयर, 4 नंबर डस्ट सैंपलिंग, 5 नंबर रेस्पिरेबल एयर बर्न डस्ट सैंपल। तो यहां पर जो हमारे नाक से या मुंह से जो घुसने वाली डस्ट होती है उसी को रेस्पिरेबल श्वसनीय हवा धूल बोली जाती है। तो श्वसनीय हवा धूल को ही मेजर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहां पर ये जो टैग है जो कट पेस्ट दिखाई दे
दे रही है उसके से छिपी हुई है, तो आंसर 5 आप इसको टिक लगा सकते हैं। और रेफरेंस में पेज 95 ऑन मिश्रा सर 03 वेंटिलेशन सिलेबस पर इसकी चर्चा किया। अगर आपको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जो मिश्रा सर 03 वेंटिलेशन है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, मिश्रा सर 03 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको उसकी पूरी डिटेल्स उस पर मिलने लगेगी। बेल आइकन दबा लीजिए, हर दिन की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये अप्रूव्ड ग्रेविमेट्रिक डेस्क सैंपलर का पिक्चर दिखाया जा रहा है, जिसको एनसीबी MRE 113A GDS के नाम से जानी जाती है। इसकी कंपोनेंट की डिटेल्स हम लोग अलग से वीडियो में डाल चुके हैं, उसके सहायता से आप जाके देख सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। व्हाई ऑक्सिलरी फैन इज यूज्ड इन अंडरग्राउंड माइन? अंडरग्राउंड माइन में ऑक्सिलरी फैन सहायक पंखे का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन 1 कहता है टू इंक्रीज ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ एयर इन द डिस्ट्रिक्ट में ओवरऑल क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए। 2 कहता है टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन ऑफ द वर्किंग फेस के वर्किंग कंडीशन को बढ़ाने के लिए। 3 कहता है टू डिक्रीज रेजिस्टेंस इन एयरवे, हवा के रेजिस्टेंस को घटाने के लिए। 4 कहता है टू इंक्रीज ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ एयर इन डिस्ट्रिक्ट के ओवरऑल एयर क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए। एंड टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन ऑफ द वर्क फेस के वर्किंग कंडीशन को बढ़ाने के लिए। 5वां कहता है टू इंक्रीज ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ एयर, ओवरऑल क्वांटिटी हवा के बढ़ाने के लिए। इम्प्रूव मेकिंग कंडीशन ऑफ वर्किंग फेस के वर्किंग कंडीशन को बढ़ाने के लिए। एंड टू डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ एयरवे, हवा के रेजिस्टेंस को घटाने के लिए। तो यहाँ पर जो ऑक्सिलरी फैन होती है, हवा के रेजिस्टेंस कैसे घटाई जा सकती है? हवा का रेजिस्टेंस घटाने के लिए आपको ध्यान में रखनी होगी कि जो एल्किंसन का फार्मूला है, एटकिंसन का जो फार्मूला है, जिसकी मैं पहले भी वीडियो मिश्रा सर के माइनिंग क्लास में और मिश्रा सर 03 जो यूट्यूब चैनल है उसके क्लासेस में मैं डाल चुका हूं। क्या चीज? P बराबर KS³ बटे में A³। तो ये जो यहां पर क्या है, जिसमें हम लोग KS बटे A³ को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं, और इस आधार पर P बराबर RQ² भी कहते हैं। तो P बराबर R जो होती है, जो कि रेजिस्टेंस कहलाती है, तो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? KS बटे में A³। तो A³ कहने का मतलब यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है, S मतलब कि रबिंग सरफेस होती है, जिसको हम लोग 2 ब्रैकेट में फेस की विड्थ प्लस फेस की हाइट इनटू लेंथ की बात करते हैं। तो लेंथ बढ़ते घटते रहने से, क्योंकि जब आप डेवलपमेंट करते हैं तो लेंथ बढ़ती जाती है, जब डिप्लेयरिंग करते हैं तो लेंथ घटती जाती है। किसकी? डिस्ट्रिक्ट की या फेस की। लेकिन विड्थ फेस का वही रहता है जो आप डेवलपमेंट में रखते हो लगभग, और जो हाइट रहती है वो भी लगभग कांस्टेंट होती है। तो ये कांस्टेंट होती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट होती है। यहाँ पर लेंथ पर ये जो है डायरेक्टली डिपेंड करता है। कहने का मतलब कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगी। इस आधार पर यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो माइन की रेजिस्टेंस है, हम लोग वहां पर हवा की कंडीशन, हवा की जो इंप्रूवमेंट है, बेटर वर्किंग कंडीशन के लिए हवा को हम लोग जो है ऑक्सिलरी फैन से पहुंचाने का काम करते हैं। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं क्या कि ऑप्शन नंबर जो 14 अपन लोग देख रहे थे, व्हाई ऑक्सिलरी फैन इज यूज्ड इन अंडरग्राउंड माइन, तो इसमें टू इंप्रूव वर्किंग कंडीशन ऑफ द वर्किंग फेस की वर्किंग कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए किया जाता है। रेजिस्टेंस से इसका लेना देना नहीं है। आप ये जो आपकी आंसर होगी, आंसर 2 होगी, ये टैग के नीचे ये छिपी हुई है इसकी आंसर, और मैं इसको ओपन कर दूं तो आप देख सकते हैं कि 2 नंबर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। मैं स्लाइड शो के तहत फिर से बड़ा कर दूं इसको। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर? मैकेनिकल वेंटिलेटर का टाइप इसमें से कौन नहीं है? एक्सियल फ्लो फैन है, यूनी एक्सियल फैन सोचिए, टर्बो एक्सियल फैन सोचिए, रेडियल फ्लो फैन सोचिए, नन ऑफ द ऑप्शन करेक्शन। तो यहां पर अपने को देखनी है यूनी एक्सियल, जो कि हमारा मैकेनिकल वेंटिलेटर, जिसको हम लोग MMV, जिसके संबंध में कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के रेगुलेशन 154 नंबर 154 नंबर में ये कही गई है मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर की। तो वो एक्सियल फ्लो फैन भी हो सकती है, एयर स्क्रू फैन भी हो सकती है, जिसमें DG देशमुख साहब ने अपने एटकिंसन वाले फार्मूले में ही, जिसमें मैं कहता हूं कि उस 2 पेज से 10 प्रश्न आपसे पूछी जाती है, और अगर ये बात नहीं सत्य होती है तो आप एग्जामिनेशन के बाद में, पहले के भी कैंडिडेट मेरे को इसको प्रूफ कर चुके हैं, और आप भी अभी जब एग्जामिनेशन देके आइए तो प्रूफ करिए कि उस मात्र बाएं और दाहिने साइड के पेज से 10 प्रश्न पूछी जाती है, जिसमें एक्सियल फ्लो
फैन, एयर स्क्रू फैन, सेंट्रीफ्यूगल फैन और एटकिंसन फार्मूला रेजिस्टेंसेस आदि की सबकी डिटेल बताई गई है। तो यहां पर जो आपकी बात आ रही थी क्या चीज कि एमएमवी जो होती है एक्सियल फ्लो फैन होती है, जिसको हम लोग बोथ डायरेक्शन में रिवर्सल करने की व्यवस्था रहती है, एग्जॉस्ट टाइप से और फोर्सिंग टाइप से, दोनों टाइप से हम लोग उसका यूज कर सकते हैं, इसलिए एक्सियल फ्लो फैन तो होगी। यूनी एक्सियल फैन जो ऑप्शन 2 में दी थी, यूनी एक्सियल मतलब एक ही डायरेक्शन में चलने वाली नहीं होती, इसलिए नॉट आपसे पूछा था, इसलिए ऑप्शन 2 को ही आंसर देंगे। यहाँ पे टर्बो एक्सियल फैन जो तीसरी ऑप्शन कही गई है, टर्बो एक्सियल फैन की मैं अगर यहाँ पर आपको सामने दिखाऊं तो बगल में मैं यहाँ पर कट पेस्ट करके रखा हूं, क्या चीज, इन माइनिंग वेंटिलेशन टर्बो एक्सियल फैन ऑल्सो नोन एज द एक्सियल वेंटिलेटर, मतलब टर्बो एक्सियल फैन को ही हम लोग एक्सियल वेंटिलेटर भी कहते हैं, मतलब वन जैसा ही टर्बो हो गया। और दूसरी वर्ड कहते हैं आर ब्लोअर्स, जिसको ब्लोअर्स भी हम लोग कहते हैं, आर यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर, जो कि मैकेनिकल वेंटिलेटर के पार्ट के रूप में यूज किया जाता है, टू ड्रॉ इन एंड डिस्चार्ज एयर, मतलब कि हवा को खींचने के लिए या फिर बाहर करने के लिए, या अदर गैसियस मीडिया इन द डायरेक्शन ऑफ मोटर एक्सिस, मोटर एक्सिस के डायरेक्शन में उसको खींची जाती है या फिर बाहर निकाल जाती है, इंश्योरिंग इफिशिएंट एंड सेफ एयर सर्कुलेशन विद इन द माइन, माइन के अंदर सेफ एयर सर्कुलेशन को सुनिश्चित करने के लिए। तो व्हाट इज अ टर्बो एक्सियल फैन, क्या होती है, दे आर यूज्ड इन माइनिंग, मेन वेंटिलेशन, ऑक्सिलरी वेंटिलेशन। तो ये जो दिखाई दे रही है एक कट पेस्ट, उसको हम लोग रीड कर चुके हैं, यूनी एक्सियल नॉट ए टाइप ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर, इसी को देंगे, टर्बो एक्सियल को तो दे ही दिए। रेडियल फ्लो फैन जो कि सेंट्रीफ्यूगल फ्लो फैन का एक प्रकार होता है, जिसमें हम लोग क्लासेस के दौरान देखेंगे कि बैकवर्ड ब्लेडेड, रेडियल ब्लेडेड और फॉरवर्ड ब्लेडेड फैन कौन कौन से होते हैं, तो रेडियल फ्लो फैन भी होती है। चलिए, आपने दूसरा नंबर को टिक लगा चुका है, जो कि नॉट ए टाइप ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए, एट व्हाट स्केल द डस्ट प्लान इज प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन एट एवरी माइन हैविंग वर्किंग बिलो ग्राउंड नॉट लेस देन 1 in 2500, not less than 1 in 4000, not less than 1 in 2000, not less than 1 in 5000, none of the options correct। तो यहां पर आपके सामने जो ऑप्शन दी गई है डस्ट प्लान का, मैं थोड़ा सा चेंजिंग कर चुका हूं, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपका 2015 वेंटिलेशन का है, इसलिए यहां पर मैंने कुछ चेंज कर दिया है ऑप्शन को, क्योंकि 2017 के अनुसार इसमें ऑप्शन मैं डाल दिया हूं। तो जो आपकी डस्ट प्लान जिसके संबंध में कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर 144 का पहले नंबर में ही ये बोली गई है कि माइन के डिफरेंट पार्ट्स को शो करने के लिए एक डस्ट प्लान बनाई जाएगी, जो कि 1 in 2000 के स्केल पर होगी। तो 1 in 2000 स्केल याद रखिए, क्या क्या शो की जाती है, कहां कहां कैसे उसमें दिखाई जाती है, सभी डिटेल्स वो आपको लिंक नीचे दिखाई दे रही है। जैसे ही आप बोलिएगा एग्जीक्यूशन ऑफ मेजर्स ऑफ डस्ट कंट्रोल ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास रेगुलेशन 144, तो आपको ये लिंक के साथ ही खुल जाएगी और पूरा रेगुलेशन का सब रेगुलेशन आप उस वीडियो के साथ देख सकते हैं। कौन सा वीडियो? एग्जीक्यूशंस ऑन मेजर्स ऑफ डस्ट कंट्रोल ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास, ये बात आपको बोलनी होगी। तो चलिए, आपने आंसर 3 को टिक लगा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 3 टिक लगाने के बाद आते हैं नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर पर। क्या कह रहा है? ए मैन व्हाइल डूइंग हार्ड वर्क, एक आदमी जब हार्ड वर्क करता है और ब्रीद कर रहा है, ब्रीदेज 16 to 10 to the power -3 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर पर मिनट, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय हिम विल बी, तो वो कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। एक मैन जो हार्ड वर्क कर रहा है, चाहे आप ओपन कास्ट में कर रहे हो या घर के अंदर कर रहे हो या माइंस, अंडरग्राउंड माइंस के अंदर कर रहे हो, तो हार्ड वर्क कर रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा, हार्ड वर्क करने के दौरान आपको जो हवा मिल रही है उसको जो कि आप ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, मैं मेरे सामने क्वेश्चन भी देख रहे हैं, मैन डूइंग हार्ड वर्क ब्रीदेड 60 into 10 to the power 3 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर पर मिनट, तो 60 into 10 to the power -3 क्यूबिक मीटर पर मिनट, ये हार्ड वर्क ब्रीद है। हार्ड वर्क ब्रीद मतलब सांस लेना, तो ये हार्ड वर्क का जो रेट है ये है। अब
इसमें कह रहा है कि आप ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय हिम, O2 कितना कंज्यूम कर रहे हैं ये आपसे पूछ रहा है। O2 कितना, भाई आप O2 जानते हैं कि हवा में कितना होता है, 21% होता है, ये भी जानते हैं। क्या जानते हैं? O2 जो है हवा में 21% होता है। अगर इसको फ्रैक्शन में बदलना चाहे तो फ्रैक्शन में यानी कि 100 से डिवाइड कीजिए, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.21 हो जाएगा। तो बस और कुछ नहीं कीजिए, 0.21 से जो इसमें से जो ऑक्सीजन है जो लिए, तो ये जो हवा लिए 60 क्यूबिक मीटर पर मिनट अगर ले रहे हैं, तो इसमें से हम लोग की जो फेफड़ा है, लंग्स है, वो क्या कर रही है? ऑक्सीजन को उसमें से सोख रही है, कंज्यूम कर रही है। तो कितनी कंज्यूम करेगी? 0.21% ही कंज्यूम करेगी, जितना उसमें से ऑक्सीजन है उतनी कंज्यूम करेगी। तो यहां पर जो आपको कंज्यूम करने की बात है, तो ये आप जो है 0.2n को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना से? 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 और ये शून्य हो गया 12.6। तो 12.6 क्या इंटू 10 टू द पावर जो -3 है वो लगा दीजिए, इंटू 10 टू पावर -3 क्यूबिक मीटर पर मिनट। ये ऑक्सीजन कंज्यूम आप निकाल लिए, सिंपल सा है। तो आप देखिए ऑप्शन में कि कौन सी ऑप्शन है। नहीं समझ में आती है, कमेंट्स बॉक्स में अवश्य कमेंट्स दीजिए, मैं फिर से आपको इसी प्रश्न को दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा कैसे आपने निकाला है। तो यहां पर आपके सामने 12.6 आ रही है, तो 12.6 यानी कि ऑप्शन 1 दिख रहा होगा, इसके नियर अबाउट आंसर है। आप जो ये दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है? रेफरेंस से, या फिर जो रेफरेंस से छिपी हुई आंसर दिखाई दे रही है, देख सकते हैं ऑप्शन 1 आपने टिक लगा लिया। 17 का 1 नंबर। रिपीट करके इस वीडियो को देखिए, समझिए। नहीं समझ में आती है फिर भी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपकी जून की एग्जामिनेशन आप पास करके दिखाएं और इससे रिलेटेड प्रश्न आने पर किसी भी एग्जामिनेशन में आप कर सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ते हैं। डिस्टेंस ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर of a mine from opening of the shaft or incline at any point shall be। तो यहाँ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर का डिस्टेंस पूछा है शाफ्ट से या इंक्लाइन से, जो लेस देन 10 मीटर, नॉट लेस देन 10 मीटर एट द पॉइंट ऑफ द शाफ्ट और इंक्लाइन। तो इस संबंध में कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर जो 154 है उसके पॉइंट नंबर 1 में ही इस बात की बताई गई है क्या कि शाफ्ट हो इंक्लाइन हो उसके 10 मीटर से कम दूरी पर आप एमएमवी को इंस्टॉल नहीं करेंगे, 10 मीटर से अधिक दूरी पर ही करेंगे। जैसे टाटा का जामाडोवा जो माइंस है या फिर जो भेलाटाण माइंस है जहां पर स्टेब्लिश की गई है 37 मीटर की दूरी पर स्टेब्लिश की गई है। चलिए आप ये जान चुके हैं 18 नंबर का आंसर नॉट लेस देन 10 मीटर 2 को टिक लगाएंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर इट्स ड्राइव एंड फिटिंग्स जो 154 का है, जिसमें कहा गया एवरी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर इन ए माइन शैल बी कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिक्वेट वेंटिलेशन इन द माइन और पार्ट देयरऑफ एंड शैल बी इंस्टॉल्ड ऑन द सरफेस at a distance of not less than 10 meter from the opening of the shaft or incline at any point। तो चलिए इसको हम लोग देख चुके हैं, बता चुका हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। टू reopen a mine or part thereof which has been isolated, sealed off or flooded with the water to deal with a fire। कहने का मतलब कि एफएमसी 2015 का वेंटिलेशन का 19 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि माइन या उसके भाग को रीओपन करने के लिए जो कि पहले से आइसोलेटेड है, सील्ड ऑफ है या पानी से आपको फ्लडेड कर चुके हैं फायर को डील करने के लिए, तो वो रीओपन आप जो कर रहे हैं करेंगे। वन क्या कहता है? ए प्रायर परमिशन इन राइटिंग फ्रॉम द चीफ इंस्पेक्टर इज रिक्वायर्ड, चीफ इंस्पेक्टर से प्रायर परमिशन राइटिंग में जरूरी है। दूसरा कहता है नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन नॉट लेस देन 14 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द वर्क। कमेंसमेंट ऑफ वर्क चालू करने के 14 दिन पहले आपको नोटिस देनी है। प्रायर सबमिशन इन राइटिंग फ्रॉम रीजनल इंस्पेक्टर इज रिक्वायर्ड, रीजनल इंस्पेक्टर से प्रायर परमिशन की जरूरत है। चौथा है नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन नॉट लेस देन 7 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द वर्क एंड नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन नॉट लेस देन 72 आवर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द वर्क। तो इस क्वेश्चन को मेरे को चेंज करनी होगी, क्योंकि अब जैसे इसकी बात करते हैं तो रेगुलेशन 148 आपको याद होनी चाहिए, 148 का दूसरा सब रेगुलेशन याद होना चाहिए। तो यहां पेज नंबर 130 ऑन मिश्रा सर 03 वी वेंटिलेशन क्लास। तो यहां पर मैं जो है इसको चेंज कर देता हूं
क्या कर देता हूँ, पहले तो इसको मैं देख लेता हूँ कि ये जो ऑप्शन है, ताकि ऑप्शन ही वो राइट हो जाए, लेकिन मैं उसकी वैल्यू को चेंज करूँगा। ये आपका, चलिए मैं और आंसर ओपन करता हूँ। अब ये 2 कहा है, तो पहले तो मैं 2 को डिलीट करता हूँ। ये नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन नॉट लेस देन, यहाँ पर आपको 30 डेज करनी होगी, चेंज करनी होगी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मैं ये 30 डेज कर चुका, 30 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वर्क। और टू दी किसको देना है, टू जी, मैं इसी में नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन नॉट लेस देन 30 डेज बिफोर कमेंसमेंट। CIRI को आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि CIRI दोनों को दी जाती है। तो ये जो आपके सामने दिखाई दे रही है मिश्रा सर 03 सिलेबस, तो उसको भी मैं अगर शेयर कर दूं, कितना नंबर पेज, 130 नंबर पेज, तो आप देख सकते हैं 130 नंबर पेज पर। तो ये मैं ये दिखाई दे रहा है 100, वेंटिलेशन सिलेबस की मैं कर चुका हूं 130, तो ये 130 आ गई। तो देखिए यहाँ पर 130 नंबर दिखाई दे रही है। क्या दिखाई रही है, रीओपनिंग ऑफ ए सील्ड अप एरिया, लिंक भी दिखाई दे रही है। इस लिंक की सहायता से आप जो रीओपन करने की है वो आप देख सकते हैं। इसमें एलिकॉट डायग्राम, ग्राहम्स रेशियो, जो क्वार्ट्स डायग्राम है, वो सभी समझाई गई है। तो उसको हम लोग जो है वो क्लास के दौरान डील करेंगे। अभी आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 19 है जिसकी चर्चा की गई है, तो मैं यहाँ पर लिंक आपको दे देता हूँ, ताकि आप जैसे रीओपन ऑफ सील्ड ऑफ एरिया ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास कहेंगे तो आपको जो है ये लिंक खुल जाएगी। यहाँ पर आपको जो आंसर आपने दिया 2 नंबर दिया 30 डे, और इसको मैं अगर बड़ा कर दूं रेगुलेशन 148 का दूसरा को, तो आपको और जो है जो रिकवरी एंड एक्सप्लोरेटरी वर्क के तहत 148 नंबर 148 नंबर रेगुलेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, वेयर इट इज इंटेंडेड और प्रोपोज टू रीओपन ए माइन और पार्ट देयर ऑफ which has been isolated, sealed off or flooded with water to deal with a fire or spontaneous heating, the owner agent manager shall not less than 30 days before the commencement of such work give notice in writing such intention or proposal to the regional inspector and the chief inspector regional inspector, दोनों को 30 दिन पहले नोटिस दी जाती है। परमिशन लेने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन 2 को टिक लगाइए, लेकिन मैं 2000 के प्रश्न है 2015 के प्रश्न है इसलिए चेंज कर चुका हूं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। बाकी डिटेल इस लिंक पर दीजिए, जो कि मिश्रा सर माइनिंग क्लास की लिंक है। ये मिश्रा सर 03 की क्लासेस में आप स्टडी कर सकते हैं क्लासेस ज्वाइन करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। एट व्हाट इंटरवल एग्जामिनेशन ऑफ रेट ऑफ इमिशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इन क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल रेज्ड शैल बी डन। मतलब कि जो एग्जामिनेशन कितने इंटरवल पर करेंगे, जो इनफ्लेमेबल गैस फेस से या कोल सिम से जो निकल रही है, जो कि पर टन के हिसाब से क्यूबिक मीटर में निकालनी है, क्यूबिक मीटर पर टन के हिसाब से निकालनी है। तो ऑप्शन 1 कहता है 15 डेज, 2 कहता है 7 डेज, 3 कहता है 30 डेज, 4 कहता है 45 डेज। तो यहाँ पर जब स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन कोल माइंस रेगुलेशन 100 जो कि 2017 का 153 नंबर रेगुलेशन है, जिसका सब रेगुलेशन नंबर 2 में इस चीज की चर्चा की गई कि प्रत्येक 30 दिन में हवा का सैंपल लेकर के मीथेन गैस की जांच, कार्बन डाइऑक्साइड की जांच, अन्य जो रिटर्न एयर की हो चाहे इनटेक एयर की हो, टेम्परेचर की जांच उसकी की जाती है। तो एयर क्वालिटी और एयर क्वांटिटी की जांच हम लोग करते हैं 153 के तहत। तो आप हर 30 दिन में, यहाँ पर तो आप आंसर 30 डेज देंगे, लेकिन ये जो आपके सामने दिखाई दे रही है लिंक, उस लिंक की सहायता से भी आप उसको देख सकते हैं, जो कि मिश्रा सर माइनिंग क्लास की है। तो इस तरह से कल की प्रश्न जो कि इफ ए वॉल्यूम ऑफ 20 क्यूबिक मीटर ऑफ ए सैंपल इज एनालाइज्ड विद द हेल्डन apparatus, हेल्डन apparatus की सहायता से एनालाइज किया जा रहा है कि सैंपल में 20 क्यूबिक सेंटीमीटर हवा की वॉल्यूम है, एयर सैंपल है, कहा जाए वॉल्यूम ऑफ 20 क्यूबिक सेंटीमीटर एयर सैंपल इज एनालाइज। 20 क्यूबिक सेंटीमीटर आपने एयर सैंपल लेकर के आया है एक बॉटल में, उसको एनालाइज कर रहे हैं हेल्डन apparatus की सहायता से। एंड द वॉल्यूम रिमेंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 इज 18.6, और जो वॉल्यूम आफ्टर एब्जॉर्प्शन CO2 के आफ्टर एब्जॉर्प्शन, CO2 के एब्जॉर्ब तो नहीं करेंगे, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्प्शन जो होती है रिमेंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 के एब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ पर जो बचती है, एंड द वॉल्यूम रिमेंड, वॉल्यूम जो बचती है
वो CO2 एब्जॉर्प्शन के बाद 18.65 क्यूबिक सेंटीमीटर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ CO2 प्रेजेंट इन द एयर सैंपल। तो एयर सैंपल में वो कितनी है, तो यहाँ पर O2 जो है CO2 प्रेजेंट इन द एयर सैंपल में पूछ दी जा रही है। तो 20 में से आप 18 को घटा दीजिए और जो आती है उसका आप परसेंटेज निकाल लीजिए, जो कि परसेंटेज कैसे निकालेंगे, टोटल 20 माइनस 18.65 बटे में 20 इंटू 100 करके आप निकाल सकते हैं। तो इसका कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिएगा, नहीं समझ में आती है फिर से मैं कल ये जो क्वेश्चन नंबर 21 थी उसको लेकर के आऊंगा। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट समझ दीजिए और मेरे साथ तैयारी कीजिए वेंटिलेशन का, ताकि आपके एग्जामिनेशन की तैयारी पक्की हो सके, एग्जामिनेशन को निकाल करके आप दिखाएं, सर्टिफिकेट गेन करके दिखाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं 21 नंबर के प्रश्न